डेट आज 11 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्कीम का एम क्या है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, उसके बेनिफिट क्या है, ये हमें इसमें जानना है। इसका एम लक्ष्य है विलेज एरियाज में जितनी भी ज़मीनें हैं अभी रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र में, उनमें उन लोगों के पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होते, यानी कि उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, उनके पास कोई कागज़ नहीं होते। जैसे शहरों में आप ज़मीन लोगे, उनके कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री होती है तहसील से, इस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो उनको ही ऑनरशिप देना है, लीगल ऑनरशिप राइट प्रोवाइड करना है इसके जरिए, स्वामित्व स्कीम के जरिए। यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी कार्ड होगा, टाइटल डीड्स होंगे, उनके पास रिकॉर्ड होगा, उनके पास कागज होंगे, विलेज में हर एक हाउस होल्ड के पास उनकी ओनरशिप के राइट होंगे। अब ये प्लान जो किया जाएगा, ये रूरल प्रॉपर्टीज़ की सर्वे की जाएगी ड्रोन के जरिए। ड्रोन आप जानते हो क्या होता है, छोटा सा हेलीकॉप्टर, उसके जरिए सर्वे की जाएगी। और जीआई बेस्ड मैप तैयार किया जाएगा हर एक विलेज के लिए, हर एक विलेज के लिए। इसमें डेटा तैयार किया जाएगा सारी प्रॉपर्टी का, और वो डेटा किसके पास रहेगा, स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, इसके पास रहेगा भाई साहब। और स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही उस डेटा का ओनर होगा, और वो इस डेटा को, देखो ये सारा अधिकार होगा कि इस डेटा को व्यू कर सकता है और उस डेटा को स्टोर करके रखेगा स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 29 स्टेट्स के लिए अब तक ये इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, ये साइन कर लिया है एमओयू एसओआई के साथ। एसओआई क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस स्कीम को। तो 29 स्टेट्स ने ये एमओयू साइन कर लिया है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, ये समझ लो। कौन कौन इंप्लीमेंट करेगा इसे, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, और कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया है भाई साहब एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। मेन काम है, इसका बेनिफिट क्या है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट होंगे कि अगर मान लो हर एक विलेज में, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में, हर एक लोगों को अगर प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा ओनरशिप का, तो क्या कर सकेंगे वो भाई साहब। देखो अगर उन्हें बैंक से लोन लेने जाना है तो बैंक वाला क्या मांगता है, कुछ प्रॉपर्टी का कागज या कुछ कोलेट्रल मांगता है। कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए मांगता है, आपके पास है कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो मैं कहाँ से रिकवर करूँगा उसे, बैंक तो ऐसे ही तो लोन नहीं दे देगा आपको। तो वो गांव वालों के पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, किसी के पास जिस घर पे रह रहे हैं उस घर के भी कागज़ नहीं होते हैं, क्योंकि किसी की भी रजिस्ट्री नहीं होती, तो उस केस में वो लोन भी नहीं ले पाते। अगर ये प्रॉपर्टी के कागजात उनके पास होंगे, लीगल ओनरशिप राइट होगा, तो उनको फ़ायदा होगा लोन लेने में, यानी कि एक्सेस क्रेडिट एंड बेनिफिट्स, वो लोन ले सकेंगे प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख के आसानी से। नेक्स्ट है टैक्स कलेक्शन। देखो अभी क्या है, जो विलेज एरियाज में टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक कुछ एरियाज में किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता। अगर ये प्रॉपर्टी के कागजात होंगे तो उन पे कितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा, टैक्स वसूलने में आसानी होगी फिर। तो ग्राम पंचायत को डायरेक्टली ये टैक्स दिया जा सकता है और ग्राम पंचायत भी टैक्स वसूल सकती है, जिसकी वजह से जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होगा गांव में खर्च करके कुछ डेवलपमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट है इनहेंस लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। इसमें क्या है कि देखो जब लैंड की प्रॉपर्टी राइट होंगे हर एक विलेज के पास, तो इनकी मार्केटिंग बढ़ेगी और इससे फाइनेंशियल क्रेडिट इंक्रीज होगा मार्केट में। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल प्लानिंग। इससे क्या है, जब रिकॉर्ड होगा हर एक एरिया का रिकॉर्ड, कौन सा एरिया भाई साहब किसके पास है, तो डेवलपमेंट में भी, रूरल प्लानिंग में भी आसानी होगी। जैसे मान लो एक्वायर करना है, ज़मीन एक्वायर करनी है, या परमिशन लेनी है, या टैक्स लगाना है, ये सब सारे भी हैं, ये सब में डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी इस अकेली एक काम से, प्रॉपर्टी राइट से। और एक फ़ायदा ये होगा एलिमिनेशन ऑफ इंक्रोचमेंट। अभी क्या होता है, किसी के पास देखो कागज़ होते नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है, ये दो आदमी एक साथ रह रहे हैं, मान लो इसकी ज़मीन यहाँ पे और ये ज़मीन यहाँ पे है, तो क्या है अक्सर गाँव में लड़ाई होती रहती है कि ज़मीन को लेके, कि मेरी ज़मीन यहाँ पे, ये वाला कहेगा ए आदमी और बी वाला कहेगा कि मेरी ज़मीन यहाँ पे तक है, क्योंकि रजिस्ट्री होने रखी है और एरिया डिफाइन होने रखा है इनका। तो जब रजिस्ट्री हो जाएगी, लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप होंगी इनके पास, तो इनकी जो भी ज़मीन है
वो डिफाइन होगी कि कितनी ज़मीन आपके पास है और कितनी बाउंड्री आपकी कहाँ तक है। तो इससे क्या है, जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं विलेज एरियाज़ में ज़मीन को लेके, बंटवारे को लेके, वो झगड़े खत्म हो जाएंगे। और जो इंक्रोचमेंट होता है, इंक्रोचमेंट मतलब अनाधिकरण, एक तरह से किसी की और की ज़मीन पे हक जमा लेना, इनक्रोच कर लेना उसको। तो ये जो किसी और की ज़मीन को छीना झपटी चलती है, इसके जितने भी झगड़े होते हैं, विवाद, डिस्प्यूट होते हैं ज़मीन को लेके, ये सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायगो गार्सिया। ये रिसेंटली न्यूज़ में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक आइलैंड है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, इंडियन ओशन में है। ये इंडियन ओशन में जो टेरिटरी है आपकी, देखो ये यहाँ पे इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे जो मॉरिशस है एक कंट्री, मॉरिशस के पास एक देखो छोटा सा आइलैंड है रियूनियन, ये फ्रांस के पास है। और यहीं पे आइलैंड है, देखो इस वाले मैप में आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके पास बड़ा मैप होगा या एटलस होगा आपके पास, उसमें देखो यहाँ पे डायगो गार्सिया एक आइलैंड है, रियूनियन के पास ही आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हो आप अपने मैप में। ये आइलैंड रिसेंटली न्यूज में है अभी। ये 60 स्मॉल आइलैंड का एक ग्रुप था जिसको चागोस आर्कीपेलागो बोलते हैं। उन 60 स्मॉल आइलैंड में ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड तो आप जानते हो ना, द्वीप बोलते हैं हिंदी में, द्वीप। और द्वीप या आइलैंड उस भूमि को बोलते हैं, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। ए लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, उसको बोलते हैं आइलैंड या द्वीप। पहले देखो 1790s में क्या हुआ था कि इससे पहले 1790 से भी पहले जब पुर्तगीज हमारे यहाँ पे आए थे, यूरोपियन, सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगीज। पुर्तगाल से लोग आए थे भाई साहब सबसे पहले व्यापार करने इंडिया में। ये देखो यहाँ पे पुर्तगाल दिखाई दे रहा है आपको, ये पुर्तगाल से आए थे, इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं के लोगों को पुर्तगीज। ये इंडिया में आए थे और एशिया में आए थे, बहुत सारे एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था एक तरह से, यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया था, फिर इन्होंने ज़मीन हड़प ली और अपना कब्जा जमा दिया। लेकिन फिर पुर्तगीज़ ने 1790s में फ्रेंच सेटलर यहाँ पे आ गए और फ्रांस को दे दिया ये आइलैंड। फिर फ्रांस ने, जब नेपोलियनिक वार हुए थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो फ्रांस ने फिर ब्रिटेन को दे दिया ये जो आप पढ़ रहे हो ये आइलैंड डायगो गार्सिया। फिर 1965 में ब्रिटेन ने ये सेपरेट कर दिया चागोस आइलैंड से। देखो मॉरिशस के पास था चागोस आइलैंड, और चागोस आइलैंड का ही एक पार्ट है डायगो गार्सिया, तो डायगो गार्सिया को अलग कर दिया। फिर दोनों ने, ब्रिटेन और यूएस ने, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन ने, दोनों ने डायगो गार्सिया जो आइलैंड है वहाँ पे जॉइंट मिलिट्री बेस बना लिया। जॉइंट मिलिट्री बेस, दोनों की यहाँ पे मिलिट्री रहती है डायगो गार्सिया आइलैंड पे। अब ब्रिटेन देखो ये कह रहा है कि क्योंकि जो आइलैंड है ये ब्रिटेन का ही है, और इसलिए यूएस को ये कह रहा है कि भाई साहब जो एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में 1965 में, वो इसको एग्रीमेंट को रिन्यू करना चाहते हैं, और ब्रिटेन का इस डायगो गार्सिया को यूज करेगा अगले 2036 तक। नेक्स्ट टॉपिक है डेथ पेनल्टी। ये रिसेंटली न्यूज है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सज़ा, पेनल्टी मतलब सज़ा, डेथ मतलब मृत्यु, मौत की सज़ा, मृत्यु की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट दिया है, कुछ सजेशन दिए हैं, इसलिए न्यूज में है। रिसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का डेथ को लेके। एक जजमेंट था जिसमें एक आरोपी था, अक्यूज्ड, उसने रेप किया था और मर्डर किया था। मर्डर किया था 7 साल के ओल्ड लड़की का, तो उनको डेथ पेनल्टी दे दी थी कोर्ट ने। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। जो कन्विक्ट को मिली हुई थी, कन्विक्ट मतलब दोषी, जो दोषी पाया गया जिसने अपराध किया, रेप और मर्डर किया बच्ची का, उसे डेथ पेनल्टी कोर्ट ने पहले दे दी थी, हाई कोर्ट ने भी दे दी थी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उसे अब फांसी नहीं दी जाएगी, उसे आजीवन कारावास होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये देखो उसकी सज़ा कम कर दी, यानी कि उसे मौत की सज़ा से उसकी सज़ा कम कर दी। तो ये सारा मामला क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो डेथ पेनल्टी से सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में की है ये सज़ा कन्वर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो ट्रायल जजेज होते हैं उन्हें क्या है, डेथ पेनल्टी के फेवर में कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, इस वजह से कि क्राइम क्या है, ड्रेडफुल इन नेचर है। ड्रेडफुल का मतलब बहुत ज़्यादा, क्राइम क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्राइम है, अपराध है। तो इस वजह से सिर्फ डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए किसी भी जज को, ट्रायल जज को जो केस सुन रहा है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में या हाई कोर्ट में।
तो ये हार्मफुल है किसके लिए? सोसाइटी के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। डेथ पेनल्टी देना सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जजेज को इक्वली कंसीडर करना चाहिए कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट किया जा सकता है तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं क्या जो सजा को मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। यानी कि डेथ पेनल्टी देने से पहले, मृत्यु की सजा सुनाने से पहले ट्रायल जजेस को ये कंफर्म करना चाहिए क्या ऐसे कोई फैक्टर हैं, क्या इस आदमी ने ऐसा कोई काम किया है या इस सोसाइटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इसकी डेथ पेनल्टी को कम किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो फैक्टर सबसे पहले जजेस को कंसीडर करने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है उसमें कहा है कि ये जजमेंट रेफर करता है एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी। ये प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी क्या है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के, प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी के बारे में। देखो कैपिटल पनिशमेंट क्या है, वैसे ही डेटरेंट है, एक निवारण है, और रेस्पॉन्स टू ए सोसाइटीज कॉल फॉर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। देखो सोसाइटी भी क्या डिमांड करती है, जब भी कोई ऐसा सीवियर क्राइम होता है, अपराध होता है, तो सोसाइटी समाज चाहता है कि उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा हो, और मौत की सजा हो, डेथ पेनल्टी दी जाए, उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। तो ये कैपिटल पनिशमेंट जो होती है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये होता है डेथ पनिशमेंट, यानी कि मृत्यु की सजा, फांसी की सजा। तो कैपिटल पनिशमेंट एक तरह से निवारण है और सोसाइटी की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करता है। लेकिन जो ये केसेस हैं इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी भी एक तरह से इवॉल्व हो जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी ये बैलेंस करता है सोसाइटी की और सारी ऑब्लिगेशन को भी, यानी कि वो ह्यूमन लाइफ को भी प्रिजर्व करने की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी, पेनोलॉजी का सिद्धांत ह्यूमन लाइफ को भी प्रिजर्व करने की बात करता है। चाहे कोई आदमी अक्यूज्ड हो, आरोपी हो, लेकिन उसकी भी मानव अधिकार है, ह्यूमन लाइफ है, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है ये प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी। कब तक? अनलेस टर्मिनेशन देयर ऑफ इज इनएविटेबल, जब तक उसकी ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करने की बात करता है तब तक टर्मिनेशन बिल्कुल अनिवार्य ना हो जाए। इनएविटेबल का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य, कि जब तक उसे डेथ की पेनल्टी देना, मौत की सजा सुनाना अनिवार्य ना हो जाए तब तक उसकी ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये कहा है कि एक तरह से ये सोसाइटल कॉज को ही सर्व करता है और कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी को भी सर्व करता है। कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है इसके बारे में जानेंगे। देखो आगे इसमें यह है कि कोर्ट ने जो डिसाइड किया है कि कैपिटल पनिशमेंट की इम्पोजिशन पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैसे और डिसाइड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के देखो इससे पहले भी कई जजमेंट हैं। 1980 का एक जजमेंट है, बच्चन सिंह केस बोलते हैं उसे, 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि कुछ प्रिंसिपल हैं, फ्रेमवर्क है, जो डेथ पेनल्टी देने से पहले फॉलो करने चाहिए। इसमें यह है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ रही हैं कि जिसमें जो ऑफेंस, अपराध है, या और जो ऑफेंडर है उसके, जब भी मान लो कोई ऑफेंडर है, अपराधी है, उसने जब अपराध किया, ऑफेंस किया, तो क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से उसे डेथ करनी पड़ी, या ऐसे फैक्टर अराइव हो सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि जिसकी वजह से उसकी डेथ पेनल्टी को कम किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्व करने चाहिए किसी भी ट्रायल जजेस को फैसला देने से पहले। और ये बच्चन सिंह केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये पर्सन को डेथ देनी चाहिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, ये सारे फैक्टर देने चाहिए, देखने चाहिए जज को, एक जज को फैसला सुनाने से पहले, कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन तो अराइज नहीं होती कि जिनकी वजह से उस आदमी को ये ऑफेंस, अपराध करना पड़ा, कि उसने अपराध क्यों किया, क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी अपराध करने की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बच्चन सिंह जजमेंट, जो बच्चन सिंह का जजमेंट है उसके हिसाब से अगर कोई केस डेथ सेंटेंस के लिए एलिजिबल है और ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी हैं कि दोनों में बैलेंस किया जा सकता है, कि अगर मान लो कोई भी एग्रीवेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं जो क्या है, उन सर्कमस्टेंसेस को, उन सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस का मतलब सिचुएशन हम यहाँ पे बोलेंगे, जो सिचुएशन, कोई स्थिति ऐसी हुई है कि वो क्या है, बैलेंस कर सकती है दोनों सिचुएशन में, जो ऑफेंडर के पहले, ऑफेंस करने से पहले अराइव हुई है, और अब जो फैक्टर जज के द्वारा रियलाइज किए जा रहे हैं कि उसे डेथ सेंटेंस दी जाए या नहीं दी जाए। तो डेथ सेंटेंस के केस में ये सारे फैक्टर देखने चाहिए एक जज को। ये बच्चन सिंह केस में भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जजमेंट में, रिसेंट जजमेंट में बोला था, कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी को भी कंसीडर करना चाहिए डेथ सेंटेंस देने से पहले। तो एक कलेक्टिव कंसाइंस का क्या मतलब है? देखो, कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा, यानी कि सोसाइटी की, समाज की, कलेक्टिव मतलब सामूहिक समाज की, जो कलेक्टिव कंसाइंस है यानी कि सामूहिक समाज की सामूहिक अंतरात्मा क्या बोलती है उनकी, यानी कि कलेक्टिव कंसाइंस बोल लो आप इसे, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल लो, जागरूकता, या कलेक्टिव कॉन्शियस बोल लो। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जो रेफर करता है एक सेट ऑफ शेयर्ड बिलीफ से, यानी कि एक समाज के कुछ बिलीफ होंगे, आस्था होगी, जिसपे कॉमन बिलीफ, जिस पे वो विश्वास करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, तो उनको कंसीडर करना, समाज के बिलीफ आइडियाज़ को कंसीडर करना, एटीट्यूड को और नॉलेज को, जो सारे सोसाइटल ग्रुप के लिए या सोसाइटी के लिए कॉमन है, उनको कंसीडर करना ही ये कहलाता है कलेक्टिव कंसाइंस या कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस। कलेक्टिव कंसाइंसनेस का या कॉन्साइंस का इवोल्यूशन कैसे होता है? देखो, जो कलेक्टिव कंसाइंस है ऑफ सोसाइटी, ये एक तरह से डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई करने का ग्राउंड है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में ये यूज किया था, ये प्रिंसिपल कलेक्टिव कंसाइंस का। कौन से जजमेंट में? मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में ये यूज किया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो कलेक्टिव कंसाइंस है सोसाइटी की, अगर ये शॉक होती है तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर जिसके पास है, वो क्या है, डेथ पेनल्टी देगा। यानी कि अगर कलेक्टिव कंसेंस ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट पहुंचाया, प्रभाव हुई है, तो फिर डेथ पेनल्टी उसके लिए दी जानी चाहिए, जो भी आरोपी है। लेकिन ये भी कहा था एक 2005 के जजमेंट में, ये क्या है, 2005 का जजमेंट था जिसमें पार्लियामेंट अटैक का केस है। एक आतंकवादी था भाई साहब, अफजल गुरु नाम का, इसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था हमारे इंडिया की पे, तो इसे कैपिटल पनिशमेंट दी थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि सारे समाज को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित करती हैं ये आतंकवादी गतिविधियाँ, ये जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं। तो अफजल गुरु को इस केस में डेथ पेनल्टी दी गई थी, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी। जो कलेक्टिव कंसाइंस है, ये रीसेंट जजमेंट है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी ये प्रिंसिपल है यूज किया गया था। और दिसंबर 2012 का एक जजमेंट है दिल्ली गैंगरेप केस का, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस केस में भी ये कलेक्टिव कंसाइंस का कंसेप्ट यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है जो रिसेंट जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? अब सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट है, क्या वो अलाउ कर सकता है कि अगर मान लो पब्लिक आउटक्राई है, या सेंस ऑफ कंसाइंस है, या सेंटीमेंट फीलिंग्स हैं किसी की, ये क्या कोर्ट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं? कि कोर्ट इनको कंसीडर करेगा कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, कि ये कोर्ट को जजमेंट देने से पहले लोगों की भावना अफेक्ट कर सकती हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं डिसीजन को? डेथ पेनल्टी के केस में, खास तौर से डेथ पेनल्टी के केस में, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों की फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, कंसाइंस क्या अफेक्ट कर सकती हैं? ये इस टाइम में ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया और टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस केस में, और ये क्या है, पूरे सोसाइटी के ओपिनियन को डिटरमाइन करने में बहुत ये रोल प्ले करते हैं सोशल मीडिया वगैरह। तो ये सवाल उठता है कि क्या कोर्ट के डिसीजन को ये अफेक्ट कर सकती हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट अब नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर मतलब करने की क्या ज़रूरत है? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे बेस्ड है, न्याय के सिद्धांत पे बेस्ड है। कि न्याय का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो गरीब से गरीब पीपल है, या मोस्ट मार्जिनलाइज्ड मतलब सबसे वनरेबल पीपल, कमज़ोर वर्ग के लोग, या डिसफ्रेंचाइज्ड पीपल, ऑप्रेस्ड सताए हुए लोग, या अननोन पीपल, या अनसीन या इग्नोर्ड पीपल, जिनको इग्नोर किया गया है, एक तरह से मार्जिनलाइज्ड या वनरेबल या पुअर पीपल, तो उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमारे संविधान का ही प्रिंसिपल है जो न्याय का सिद्धांत कहता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ये डिमांड करता है कि लॉ क्या है, सिर्फ ये डिल्यूजनरी सेंस पे ही बेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि पीपल के मूड पे, कि लोगों का क्या मूड है, उनकी सेंटिमेंट्स अफेक्ट हुई है या नहीं हुई, इस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, इस पे प्रभावित नहीं होना चाहिए। बल्कि जज को हर एक केस में लिबरल होना चाहिए, लिबरल एनर्जी होनी चाहिए, और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए
कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्रिएटिव का काम करे, क्रिएटिव बने और कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के हिसाब से अपना जजमेंट दे। कुछ रिकमेंडेशन दी गई है लॉ कमीशन द्वारा। 2015 में लॉ कमीशन को हेड किया था AP शाह ने 2015 में। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी डेथ पेनल्टी के लिए। जो कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ पेनल्टी, जो मृत्यु की सजा है, उसको अबॉलिश करने की बात कही थी लॉ कमीशन ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में। अबॉलिश का मतलब है रद्द, कैंसिल, कि इसको हटाया जाए, कैपिटल पनिशमेंट को हटाया जाए। लेकिन कमीशन ने ये कहा ये सिर्फ क्या है, नॉन टेररिज्म केसेस में होना चाहिए बस, कि आप जो टेररिज्म, आतंकवाद से रिलेटेड जो केस नहीं है उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट ना हो, जो आतंकवाद के लिए केस हैं उनके लिए तो हो, ऐसा लॉ कमीशन ने बोला था। फिर कमीशन के हिसाब से देखो इंडिया अभी भी इस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, यानी कि डेथ पेनल्टी इंडिया में दी जाती है, मौत की सज़ा। और भी बहुत सारी कंट्री इंडिया के साथ साथ, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, चाइना है, इनमें भी डेथ पेनल्टी की सज़ा है। लेकिन 2014 के एंड तक 98 कंट्रीज अपने देश में से ये डेथ पेनल्टी की जो सज़ा होती है, कैपिटल पनिशमेंट, इसको अबॉलिश कर चुकी हैं, हटा चुकी हैं। इन देश में 98 कंट्रीज में ये डेथ पेनल्टी की सज़ा नहीं दी जाती, चाहे क्राइम, अपराध कितना ही सीवियर क्यों ना हो। अब ये पढ़ते हैं कि ये पेनोलॉजी का जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है। देखो जो पेनोलॉजी का सिद्धांत है इसका मतलब ये है कि जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस, एक तरह से उनकी इफ़ेक्टिवनेस डिवाइज की जाती है और अडॉप्टेड किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। कि मान लो कोई ऐसा क्रिमिनल को इनहिबिशन, एक तरह से देखो ये ऐसा प्रिंसिपल है कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, सोशल प्रोसेस अपनाया जाता है। किसके जरिए, कि जो क्रिमिनल इंटेंट है उसको रोकने के लिए। जैसे मान लो कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऐसा जजमेंट दे दे, इतना कठिन से कठिन जजमेंट दे दे कि आगे क्रिमिनल को ये मैसेज जाए कि अगर हमने ऐसा क्राइम किया तो हमें भी यही सज़ा मिलेगी। समझ रहे हो, यानी कि जो क्रिमिनल की इंटेंट है, इंटेंट का मतलब उसकी जो इच्छा है, उसको रोका जाए क्राइम करने से। यानी कि पनिशमेंट की फियर दिखा के, दंड की सजा दिखा, दंड का मतलब डर दिखा के। जैसे होता है ना कभी माँ बाप बच्चे को मारते हैं कि अगर तूने ये गलत काम किया तो तुझे डंडे से पिटाई होगी, तो डर दिखा के उसे गलत काम करने से रोका जाता है। इसी तरह से पेनोलॉजी का ऐसा सिद्धांत है कि डर दिखा के या क्रिमिनल की जो इंटेंट है उसको रोक के, ऐसा एग्जाम्पल सेट करके ऐसे इफेक्टिवनेस लाई जाए ताकि क्रिमिनल क्राइम करने की सोचे ही ना। इसी सिद्धांत को बोलते हैं पेनोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन पीस कीपर्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन पीस कीपर क्या है, यूनाइटेड नेशन की फोर्स है। देखो अपनी कोई फोर्स नहीं होती इसकी, ये क्या है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो अपनी फोर्स भेजते हैं, अपने सैनिक भेजते हैं, सिविलियन भी और फोर्स भी, आर्मी के भी, नेवी के भी, जो भी ज़रूरत होती है यूनाइटेड नेशन को अपनी फोर्स भेजते हैं। हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है अपने वॉलंटरी बेसिस पे। ये ध्यान रखना, वॉलंटरी बेसिस, अपनी मर्जी से, मैंडेटरी नहीं है। आगे डिस्कस भी करेंगे हम। देखो इसे स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में ये पढ़ा हुआ है, या आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा होगा, उसमें देख सकते हो डिटेल में। अभी जो न्यूज़ में सिर्फ उतना जानेंगे और थोड़ा ब्रीफली समझेंगे क्या है यूएन पीस कीपर्स। देखो यूएन पीस कीपर हैं जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स, और ट्रूप्स हैं किसके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश है भाई साहब, अफ्रीका में एक देश है, यहाँ पे देखो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इनकी ट्रूप्स ने, ट्रूप्स मतलब सैनिक इनके सैनिक, इस कंट्री के सैनिक और यूएन पीस कीपर ने, दोनों ने यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त करना, एक तरह से निगरानी करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पे डीआरसी जो कंट्री है इसमें एक इतूरी प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब स्टेट, राज्य नॉर्थ ईस्ट एरियाज में इतूरी प्रोविंस है। वहाँ पे कुछ पर्सन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हो गए, इसकी वजह से लास्ट वीक में झगड़े हो गए थे दो कम्युनिटीज़ के बीच में। यहाँ पे हेमा पेंडोलेंडो नाम की कम्युनिटीज़ हैं, तो ये देखेंगे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, किसके बीच में क्या क्या झगड़ा होता है। इशू क्या है कि यूएन जो पीस कीपिंग मिशन है डीआरसी में जो चल रहा है, उसे फ्रेंच एक्रोनिम से जानते हैं। फ्रेंच एक्रोनिम का मतलब फ्रेंच ने कोड दिया हुआ है, उस नाम से जानते हैं, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच ने नहीं, मतलब फ्रेंच भाषा में, फ्रांस में जो बोली जाती है फ्रेंच भाषा में एक एक्रोनिम, एक वर्ड है, क्या है, मोनूस्को नाम से जाना जाता है। यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहा है जो वहाँ पे डीआरसी में, इस देश में,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो मिशन चला रखा है यूनाइटेड नेशन ने, उस मिशन का नाम है मोनुस्को। किस लिए? ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम ही क्या है? शांति स्थापित करना, पीस एस्टेब्लिश करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोडेको मिलिटिया है, कोडेको मिलिटिया, ये यहाँ पे अटैक करती रहती है। कोडेको मिलिटिया, कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्गो, इसका नाम है कोडेको का। ये दो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो ये कोडेको मिलिटिया वहाँ पे अटैक करती रहती है, क्लैश होते रहते हैं, इनमें झगड़े होते रहते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में। अभी यहाँ पे एक इतूरी प्रोविंस में यूजी एरिया है, वहाँ पे अभी सर्च और कॉर्डन के ये ऑपरेशन चले थे। यहाँ पे अभी सेवो अटैक भी किया था, सेवो एक रीजन है यहाँ पे इतुरु प्रोविंस में ही, यहाँ पे अटैक किया था कोडेको ने, कोडेको जो मिलिटिया है। तो इनमें टेंशन चलती रहती है, दो एथनिक ग्रुप है यहाँ पे, कम्युनिटीज़ हैं, एक हेमा कम्युनिटी, एक लैंडू कम्युनिटीज़, इनके बीच में काफ़ी सालों से झगड़ा चलता आ रहा है भाई साहब। इनको ही शांत करने के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन कैसे फंड किए जाते हैं, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? जब इनकी खुद की तो है नहीं ये यूनाइटेड नेशन की, तो कहाँ से मिलता है? देखो यूनाइटेड नेशन ही देता है, और उसके लिए जो मेंबर कंट्री होते हैं ना, उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो फंडिंग करें, कि वो अपना अपना जो भी सदस्य अपना अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी देना चाहे वॉलंटरी बेसिस से वो देता है। ये लीगली ऑब्लिगेटेड होता है, देखो बाइंडिंग नहीं होता। ये वर्ड आपको याद रखना, वर्ड में यूपीएससी फंसा देता है कि उनके पास कोई भी जो भी मेंबर कंट्री है बाइंडिंग नहीं है, ना तो वो इसलिए बाइंडिंग है कि वो पैसा दें कितना, ना इसलिए बाइंडिंग है कि फोर्स प्रोवाइड करें, सिर्फ लीगली ऑब्लिगेटेड है। एक तरह से आभार, उनका कर्तव्य बनता है, एक तरह से कर्तव्य बनता है। अगर मेंबर है तो भाई साहब फाइनेंस दो, और पीस कीपिंग फोर्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दो। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 में। चार्टर का मतलब रूल्स रेगुलेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। जो टॉप 5 प्रोविंस हैं 2020-21 में जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग ऑपरेशन कंट्रीब्यूशन दिया है, वो टॉप 5 कंट्रीज ये हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये टॉप 5 कंट्री ने पिछले साल में 2020-21 की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है पीस कीपिंग ऑपरेशन में। तो पीस कीपिंग है क्या और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो ये एक जॉइंट एफर्ट है, पीस कीपिंग डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। और ये पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाता कौन है? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल चलाती है। यूनाइटेड नेशन के देखो 6 अंग हैं, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, 6 ऑर्गन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन, और हिंदी में अंग बोलते हैं। उनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये अंदर 2 डिपार्टमेंट है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशन को चलाते हैं। जॉइंट एफर्ट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं, इन्हें सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वही ऑथराइज करती है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये डिसीजन लेती है कि कहाँ पे कौन सी फोर्स किस देश में भेजनी है, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए। कंपोजिशन क्या है इसकी? देखो यूएन पीस कीपर में सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं होती, सोल्जर ही नहीं होते हैं, उनमें सिविलियन पर्सनल भी होते हैं। यानी कि सोल्जर सैनिक भी रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भी मान लो सैनिक हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं किसी देश के, मान लो भारत भेजता है वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग के लिए अपने पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस भेजता है, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भेजता है, या सोल्जर भेजता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, या सिविलियन पर्सनल जैसे आईएस वगैरह, ये सिविलियन पर्सनल है उनको भी भेज सकते हैं पीस कीपिंग फोर्स में। और पीस कीपिंग जो फोर्स है या यूएन पीस कीपर है, इनको देखो ब्लू बैरेट भी बोलते हैं या ब्लू हेलमेट, क्योंकि इनका जो टोपी होती है ना हेलमेट पहनने वाला, वो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का, लाइट ब्लू कलर का हेलमेट। बैरेट बोलते हैं हेलमेट को, या बैरेट ये वाला लिखा हुआ है ना इस पर यूएन, ये ऐसा हेलमेट होता है इनका ब्लू कलर का, इसलिए इनको यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट भी बोलते हैं। जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसके मेंबर स्टेट्स हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी मर्जी से, जितना उनको चाहे कि 10 सैनिक भेजने हैं, 100 भेजने हैं, उनकी अपनी मर्जी है, कोई बाइंडिंग नहीं है कि इतने ही भेजने हैं। जो सिविलियन स्टाफ है पीस ऑपरेशन के लिए, वो भी इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट की तरह ही होते हैं, और उन्हें यूएन सेक्रेटेरिएट ये डिप्लॉय करते हैं कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट करना है, कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे उनके तैनात करनी है। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है ये फोर्स, जो इनके सैनिक होते हैं। पहला तो ये कंसेंट ऑफ पार्टीज, जिस भी देश में वो जाएंगे उन पार्टीज की कंसेंट लेंगे कि हाँ आपको चाहिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स या नहीं। और इम्पार्शलिटी मतलब किसी देश के बीच में पक्षपात नहीं करेंगे, बिना पक्षपात के डिसीजन लेंगे। दूसरा ये कभी फोर्स यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ये फोर्स तब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक खुद को ना बचाना हो, या फिर वहाँ पे जो मैंडेट दिया गया है कि यहाँ पे शांति लानी है, शांति स्थापित करने के लिए ही फोर्स को यूज़ करेंगे, किसी को सताने मारने के लिए फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे। एक
ये ऑपरेशन है यूनाइट अवेयर का। यूनाइट अवेयर क्या है? एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया ने डेवलप किया है। किस लिए? जो डिफिकल्ट टेरेन होता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को। किस लिए? ताकि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। ये क्या है? पार्टनरशिप ये डेवलप की गई है यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इन दोनों के साथ मिलकर पार्टनरशिप की गई है ये। और इंडिया ने अब तक इस प्रोजेक्ट में 1.64 मिलियन $US खर्च कर दिए हैं। ये नोट करके रखना, 2007 में इंडिया पहला कंट्री बना था जिसने वुमन कंटिजेंट भेजा था यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में। यूएन मतलब यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में वुमन महिला सोल्जर भेजी थी इसके पीस कीपिंग मिशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है mRNA वैक्सीन। आरएनए तो आप जानते हो क्या होता है, सबकी बॉडी में होते हैं भाई साहब आरएनए, डीएनए, वही आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। mRNA का मतलब, एम का मतलब यहाँ पे मैसेंजर है, यानी कि mRNA वैक्सीन ये अभी कोरोना के लिए डेवलप की जा रही है। ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन इसलिए न्यूज में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है ह्यूमन ट्रायल से अभी लिया गया है, इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन mRNA कोविड-19 वैक्सीन का, ये अभी प्रेजेंट किया गया था। अभी क्या है कि ये जो mRNA कोविड-19 वैक्सीन का जो डेटा है अभी ये प्रेजेंट किया जाएगा अप्रैल तक। जो mRNA वैक्सीन जो डेवलप की है वो किसने डेवलप की है हमारी कंट्री में? ये एक पुणे बेस्ड एक जेनोवा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पुणे में है ये। इसने ये mRNA वैक्सीन डेवलप की है जिसका डेटा अप्रैल से पहले तक ये पब्लिक में रखा जाएगा। और इसकी क्या सेफ्टी है, क्या टॉलरेबिलिटी है वैक्सीन की, क्या इम्यूनोजेनिसिटी है, ये सब बताया जाएगा कि कैंडिडेट को जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसके लिए कितनी सुरक्षा होगी, कितनी इसकी टॉलरेबल पावर, सहन शक्ति बढ़ेगी किसी की बॉडी में जब वैक्सीन लगाई जाएगी, और कितनी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी दंड जो मतलब एक तरह से रोगों से लड़ने वाली क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। बैकग्राउंड क्या है इसका? देखो, ग्लोबली जो mRNA वैक्सीन है वो इनोक्यूलेशन प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इनोक्यूलेशन का मतलब है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जब वैक्सीन टीकाकरण किया जाता है सभी लोगों का बीमारी से बचने के लिए, तो mRNA वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, क्योंकि ये क्या है, रीसेंट एडवांसेस है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का। और एडवांस इसलिए भी हैं क्योंकि जो ओल्डर मेथड है उनसे ज़्यादा ये क्विकर तरीके से मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बहुत जल्दी से मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है इसमें? देखो, जो मैसेंजर आरएनए या mRNA टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है? ये क्या है, जब भी बॉडी में ये वैक्सीन लगाई जाती है तो बॉडी में जो ऑलरेडी सेल होती हैं, बॉडी में सेल, तो उनको सिखाया जाता है कि वो क्या है, जब भी कोई इन्फेक्शियस डिसीज बॉडी में आएगी उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा बॉडी की सेल्स, और कैसे प्रोटेक्ट करेंगी बॉडी को उस वायरस से। जैसे मान लो ये कोरोना का वायरस है, ये कोरोना का वायरस है, ये बॉडी में जाएगा, तो अगर किसी बंदे को पहले से ही ये कोरोना वायरस की mRNA बेस्ड वैक्सीन लगी हुई है, तो इसके जाते ही बॉडी की सेल्स तुरंत उसे पहचान लेगी और तुरंत बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी, तो बॉडी को नुकसान नहीं होगा। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के लिए एक चैलेंज भी है क्या, कि इस mRNA वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कि इसको क्या है, कम टेम्परेचर में रखना पड़ता है, और अगर इसे ट्रांसपोर्ट भी करना है ना, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर कम हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, तब इसे एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लो किसी ट्रक में या किसी लारी में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन हो, फ्रीज वगैरह हो उसमें, जिसकी वजह से उसे कोल्ड कंडीशन में रखा जा सके। तो ये इसके लिए एक चैलेंज भी है। तो mRNA वैक्सीन पूरा डिटेल से देखते हैं एक बार कैसे वर्क करती है। mRNA वैक्सीन बॉडी में क्या है, एक प्रोटीन डेवलप करती है, वायरल प्रोटीन। जैसे मान लो ये भाई साहब कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस में भी क्या है, प्रोटीन है जो बॉडी को अफेक्ट करता है, बीमारी फैलाता है। ये मान लो स्पाइक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन जब जाता है बॉडी में तो ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरह का प्रोटीन जैसा वायरस बॉडी के अंदर डालता है, ऑलरेडी बॉडी में mRNA वैक्सीन के जरिए बॉडी में वायरल प्रोटीन क्रिएट किया जाएगा। लेकिन mRNA या मैसेंजर mRNA के द्वारा क्या है, जो मॉलिक्यूल तैयार किया गया है, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन देगा, डीएनए इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को। सेल के अंदर क्या करेगा, ये प्रोटीन तो बना देगा, लेकिन ये क्या है, बॉडी को जैसे वायरस अफेक्ट करता है ऐसे नहीं करेगा, बस वायरल प्रोटीन बन जाएगा। तो कैसे वर्क करता है ये? देखो, ये mRNA वैक्सीन जब क्या है, इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक
mRNA का सिंथेटिक वर्जन क्रिएट करते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये समझ लो आर्टिफिशियल वर्जन वायरस का ही। जैसे मान लो वायरस के अंदर जो प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन, उसी का एक कृत्रिम मैन मेड सिंथेटिक वर्जन क्रिएट कर लिया। ये क्या है, ऐसा वायरस में जो प्रोटीन था ऐसा ही प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन क्या है, mRNA वैक्सीन में डेवलप, mRNA वैक्सीन में डेवलप किया था प्रोटीन। तो ये जब mRNA वैक्सीन लगाई तो प्रोटीन अंदर गया बॉडी के, ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। अब सेल ही जब वैक्सीन लगेगी, सेल अंदर ही बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरल प्रोटीन बना लेंगे। अब ये वायरल प्रोटीन हो गए, लेकिन अब क्या है, ये वायरस क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे उसका प्रोटीन जाता है वायरस का, ये प्रोटीन जाएगा स्पाइक प्रोटीन, तो ये बॉडी के अंदर वायरस क्रिएट करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये प्रोटीन अलग अलग रहेंगे, ये प्रोटीन अकेले पड़े रहेंगे कहीं पे सॉलिटरी में। सॉलिटरी का मतलब अकेले, ये असेंबल नहीं होंगे। जब असेंबल नहीं होंगे तो ये वायरस नहीं बना पाएंगे, अलग अलग प्रोटीन पड़े होंगे ऐसे। लेकिन इसका फायदा ये होगा, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई वायरल प्रोटीन बाहर से आएगा किसी वायरस का, तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, पहचान लेंगे और तुरंत डिफेंसिव रेस्पॉन्स सिस्टम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे हमारी बॉडी में। यानी कि हमारी बॉडी में ऐसी सेल क्रिएट करना या प्रोटीन क्रिएट करना शुरू कर देंगे जो उस बाहर वाले वायरस से हमारी बॉडी को बचा सके, उससे लड़ सके। समझ रहे हो सिग्निफिकेंस क्या है इस mRNA वैक्सीन का, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो हमारी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में दो पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के, एक तो इनेट और एक है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब वो होता है, ये हमारी बॉडी में ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हमें जन्म से मिलता है। मतलब हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है जो वो जन्म से ही मिलती है, जब बच्चा जन्म लेता है। और एक्वायर्ड होता है कि जब उसे डिसीज होती है बॉडी में जब भी किसी को डिसीज होगी, बीमारी होगी, तो वो डेवलप होती है इम्यूनिटी बाद में, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। तो ये जो भी क्लासिकल वैक्सीन होती हैं, क्लासिकल मॉलिक्यूल वैक्सीन जो होती हैं, वो क्या है, यूजुअली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करती हैं। जैसे बॉडी में नया वायरस या बैक्टीरिया आया तो बॉडी में उसी के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट होगी, यानी कि दोबारा उस बीमारी से उसको अफेक्ट होने के बहुत कम चांस होते हैं। समझ रहे हो? जैसे एक बार मान लो किसी को डेंगू हो गया तो उसे कम चांस हो जाएंगे कि उसे दोबारा डेंगू हो, क्योंकि डेंगू के लिए उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होगी। लेकिन हो भी सकता है फिर मान लो ज़्यादा खतरनाक हुआ, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं, कम चांस होते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसकी बॉडी में, यानी कि जन्म के बाद। लेकिन ये क्लासिकल जो वैक्सीन होती है, जनरल वैक्सीन, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही प्रमोट करती है हमारी बॉडी में। लेकिन जो mRNA वैक्सीन है वो क्या करती है, वो इनेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, इनेट इम्यून सिस्टम को, mRNA वैक्सीन। तो ये और जो इंग्रेडिएंट से जो डेवलप की जाती हैं, यानी कि जो इनेट इम्यून सिस्टम जो प्रमोट किया जा रहा है हमारी बॉडी में mRNA वैक्सीन के द्वारा ही, उसी को बोलेंगे एडजुवेंट भी बोल सकते हैं, एडजुवेंट। ये इंटरेस्टिंगली देखो mRNA वैक्सीन है जो ये इनेट इम्यून सिस्टम जो हमारे इसको क्रिएट करती है, इसको एक तरह से ट्रिगर करती है हमारी बॉडी में और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देती हैं बिना किसी के अलग से और एडजुवेंट के डालने के। यानी कि एडजुवेंट का काम कौन करेगा, अब mRNA वैक्सीन ही करेगी। जैसे अगर मान लो हमें इनेट जो हमारा जन्म से इम्यून सिस्टम था, इनेट इम्यून सिस्टम, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें बाहर से एक दवाई डालनी पड़ रही थी, कोई दवाई लेनी पड़ रही थी जिसको बोल रहे थे एडजुवेंट। समझ रहे हो? अब एडजुवेंट का काम कौन कर रहा है, खुद mRNA वैक्सीन कर रही है। तो यही था इस लेक्चर में बस।